नमस्कार। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे मॉर्निंग अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए कैसे संकेत हैं। अच्छी शुरुआत दिखाई दी है। गिफ्ट निफ्टी पर नजर डालिए, रिकॉर्ड लेवल्स पर 42 अंकों की स्ट्रेंथ यहां नजर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स पर नजर डालें तो 43 अंकों की मजबूती इधर भी है और नास्डैक फ्यूचर्स फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड करता दिख रहा है। एशियन मार्केट्स पर आइए, जापानीज मार्केट निके 280 अंकों से अधिक की मजबूती और बाकी जितने भी मार्केट्स यहां पर खुले हैं 1-1% की मजबूती लेकर खुले हैं। कमोडिटी स्पेस की बात करें तो कच्चा तेल में फिर से उबाल दिख रहा है और सोने चांदी की बात करें तो बिल्कुल सुस्त सपाट दायरे का ट्रेड दिख रहा है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, कौन से महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट्स आए हैं जिन पर रहेगी हमारे मार्केट्स की नजर, आइए पूरी डिटेल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, बहुत अहम डेटा निकल कर आए हैं। आप पहले ही बता रहे थे कि उस पर नजर रखनी है। क्या हुआ है, मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और अब क्या? बहुत बढ़िया संकेत आ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते के अगर आप देखेंगे तो बेस्ट ग्लोबल संकेत अगर आप देख सकती हैं तो आज आपको आते हुए दिख रहे हैं। वैसे इस हफ्ते ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहे हैं बट थोड़ा उतार चढ़ाव वाला आपको सेशन रहा है। बट कल का सेशन बहुत ही मजबूत रहा जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। और जो संकेत आ रहे हैं आज सुबह सारी एशियन मार्केट देखिए जबरदस्त एक्शन बना हुआ है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 20-200 के ऊपर आपको दिख रहा है, तो संकेत तो बहुत ही अच्छे हैं। 2 दिन की गिरावट के बाद डाउ में कल अच्छा रिबाउंड आया, 350 अंकों की आपने तेजी आते हुए देखी, तो बहुत ही बढ़िया मूड में था डाउ। 5 हफ्तों में सबसे बड़ा इंट्राडे उछाल आपने कल डाउ का आते हुए देखा है। 7 अगस्त के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गेन आपने कल डाउ में आती हुई देखी है, तो वो दिखा रही है कि कितनी अच्छी स्ट्रेंथ आपने अमेरिकी बाजारों में आती हुई देखी है। नास्डैक और एस&पी वैसे ये थोड़ा बेटर मूड में रहे ही हैं इस हफ्ते, और कल अगर आप देखें तो 0.5% से ज्यादा की तेजी आपने यहां पर भी आते हुए देखी है। इनफैक्ट एस&पी के सभी 11 सेक्टर्स में आपने खरीदारी देखी है, तो एक ब्रॉड बेस्ड रैली थी। और ब्रॉड बेस्ड रैली का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है कैसे आपके मिड और स्मॉल कैप्स बिहेव करते हैं। तो जो इनका मिड और स्मॉल कैप इंडेक्स है रसल 2000, कल उसमें आपने आउट परफॉर्मेंस देखी है, ऑलमोस्ट 1.5% की तेजी थी। तो एक बढ़िया ब्रॉड बेस्ड हाई पार्टिसिपेशन वाली रैली आपने कल अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखी है। वैसे अगर आप देखें तो डेटा पूरे हफ्ते आया है। कल के इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो दमदार रिटेल बिक्री के आंकड़े आपको आते हुए दिखे हैं। अब तक आप देख रहे हैं कि डेटा दोनों तरफ का रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि स्लो डाउन हो रहा है, कुछ दर्शा रहा है कि नहीं अभी भी फेड आगे रेट्स बढ़ा सकता है। बट जो इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है वो इस कंजम्पशन डेटा से आ रही है। यूएस कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है, रिटेल बिक्री का आंकड़ा काफी इंपॉर्टेंट रहता है और ये दर्शा रहा है कि कहीं पर भी स्लो डाउन का इंपैक्ट नहीं है। 0.2% की ग्रोथ का अनुमान था, उसके सामने 0.6% की आपको ग्रोथ आती हुई दिखी है, तो अनुमान से तो काफी बेहतर रहे हैं आपके रिटेल बिक्री के आंकड़े। पर हाँ, उसके सामने इनका पीपीआई का डेटा आया है, एक तरह से उनकी होलसेल इन्फ्लेशन डेटा इसे आप मान सकते हैं, और ये अनुमान से ज्यादा आया है। अगस्त में पीपीआई 1.2% से बढ़कर 1.6% पर आया है। 1.2% का अनुमान था, 1.6% पर आया है, तो अनुमान से ये ज्यादा आया है। कोर सीपीआई ये 0.2% बढ़कर आया है, अनुमान भी 0.2% का था। तो बैक टू बैक आप देख रहे हैं इनकी रिटेल महंगाई और होलसेल महंगाई, जो फ्रंट लाइन नंबर है वो अनुमान से ज्यादा है, बट जो कोर सीपीआई और कोर पीपीआई है ये अनुमान मुताबिक ही रहा है। तो अगेन मिक्स ट्रेंड ये थ्रो अप करता है कि आखिर आगे फेड इसे कैसे देखेगा। हालांकि अगली पॉलिसी में कोई रेट हाइक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट आने वाली पॉलिसी में क्या डिसीजन हो सकता है उस पर तो सबकी नजर बनी रहेगी। 10 साल की बॉन्ड डील भी देखें तो इस डेटा के बाद थोड़ा बढ़कर ही आई है। 4.23% की थी, वो बढ़कर आपके लिए 4.28-4.29% पर आती हुई दिख रही है। तो थोड़ा बॉन्ड डील में कल उछाल जरूर आपने देखा है। आज की बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आने वाला है, लगातार इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा अपडेट होता रहता है, तो उसकी भी एक रीडिंग आने वाली है। तो अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार आज भी फोकस करेगा। यूरोप की बात करें तो कल यहां पर जबरदस्त एक्शन आपने देखा, ऑलमोस्ट 2% तक की रैली कल आपने यूरोप में देखी है। तो यूएस को कल यूरोप ने आउट परफॉर्म कराया, और ये इसके बावजूद कि ईसीबी की कल पॉलिसी आई थी 1/4% से उन्होंने दरें बढ़ाकर अब 4.5% की कर दी हैं। ये तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से कल मार्केट्स ने रिएक्ट भी किया है वो ये है कि अब ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने संकेत दिए हैं कि आगे कुछ समय तक वो दरें नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने ऐसी अपने स्टेटमेंट में बात करी है कि हमें लग रहा है कि जो अब ये 4.5% का रेट हो गया है ये आने वाले समय के लिए सफिशिएंट है, हमें नहीं लगता कि आगे रेट्स बढ़ाने की और जरूरत नहीं है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आखिरी रेट हाइक हो गया, बट उन्होंने ये डेफिनेटली कहा है कि आने वाले कुछ समय के लिए
अब रेट हाइक्स की शायद ज़रूरत नहीं पड़े। ऑफ कोर्स वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे और बाकी डेटा को पर नजर रहेंगे, ये तो उन्होंने कहा, बट बड़ा हिंट आ गया है ईसीबी की तरफ से कि अब वो पॉज के लिए एटलीस्ट तैयार हो गए हैं। तो इसको बाजार ने पॉजिटिव ले लिया और इसलिए आपने इतनी बढ़िया रैली देखी है जहां तक यूरोपियन मार्केट्स का सवाल है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहाँ पर रोज कच्चा तेल हमें बड़ी मूव दिखा रहा है। $94 पर आपके लिए ब्रेंट आ गया है, 10 महीने की नई ऊंचाई पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। बोफा और एएनजी की तरफ से इस साल के अंत तक $100 का भी अनुमान आ गया है। हालांकि अब यहां से देखें तो $5-6 ही दूर है ये लेवल। इस हफ्ते 5% की बढ़त ऑलरेडी आ चुकी है। तो कच्चे तेल में उबाल जारी है। सोने और चांदी में दबाव जारी है। सोना 3 हफ्ते, चांदी करीब 1 महीने के निचले स्तर पर है। बेस मेटल्स में कल आपने ठीक ठाक एक्शन बनते हुए देखा। डॉलर इंडेक्स वापस आपका 105 पर आ गया है एक हफ्ते की ऊंचाई पर। तो थोड़ा कमोडिटी बाजार और करेंसी मार्केट आपको चिंता के फैक्टर्स दे सकते हैं, बट अदरवाइज इक्विटी मार्केट्स के लिए, स्पेशली ग्लोबल इक्विटीज के लिए कल शानदार दिन रहा। ओके, इक्विटी स्पेस के लिए दमदार दिन। हमारे मार्केट्स में भी पार्टी जारी है। अब देखना होगा कि ये हफ्ता फाइनली किस प्रकार की ट्रेडिंग के साथ अंत होता हुआ दिखता है। धन्यवाद दीप पूरी डिटेल के लिए। आइए आगे बढ़ें, उससे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार को कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो कुछ खरीदारी हमने जरूर कैश स्पेस में एफआईएस की तरफ से आते हुए ही देखी, लेकिन सामने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली हाथ लगी। ऑलमोस्ट 51 करोड़ की आप कह सकते हैं कि बिकवाली का फिगर वहां से निकल कर आया है। लेकिन दमदार ग्लोबल संकेत है और इस बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, किस तरह की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, बेहतरीन क्यूज है, हमारे मार्केट्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर आज कैसे ट्रेड करना है इस मार्केट को, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स? गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत तो काफी अच्छे हैं ग्लोबल मार्केट से। अमेरिका से जो संकेत आ रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त उछाल के आते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर है। और भारतीय बाजार तो अच्छे मोमेंटम में है ही, और एक आध छोटा मोटा झटका जो इस हफ्ते लगा था उसके बाद वापस से अपने रिकवरी के मूड में भी और दिग्गजों के साथ, लीडरशिप के साथ आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हैं। कल हमने एक नया लाइफ हाई बनाया और आज पूरी संभावना की एक और लाइफ हाई आप बाजार में बनते हुए दिखे। तो उस लिहाज से तेजी के रुझान के साथ बने रहना चाहिए, फिर चाहे वो लार्ज कैप्स हो या फिर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर, सब जगह आपको लिए खरीदारी का मौका है। चुनिंदा खरीदारी करनी है, दिन के दौरान बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, जैसा पिछले 2-3 सेशन से देख रहे हैं। और अगर किसी भी समय आपको एक अच्छी गिरावट मिले दिन के दौरान, तो पहले सपोर्ट लेवल से ही खरीदारी करने का इरादा आपको रखना चाहिए। और आज के लिए जो सपोर्ट जोन है वो 20,000 से लेकर 20,050 है। पहला सपोर्ट यही आसानी से टूटना नहीं चाहिए। ऊपरी सीमा पर कल हमने 20,165 के आसपास लाइफ हाई बनाया, वहां से लेकर 20,225 की रेंज है जो हल्की फुल्की रुकावट का काम करेगी। एक बार 20,225 को पार करके निकले तो और तेजी बनने की संभावना आप लेकर चल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 46,000 के एग्जैक्ट लेवल पर कल हम बंद हुए। 45,650, 45,800, 150 पॉइंट की रेंज है, बेहद मजबूत सपोर्ट आज बैंक निफ्टी के लिए। और 46,175 से 46,375 ये 200 पॉइंट की रेंज है, जहां पर इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी के लाइफ हाई के लेवल है। यहां पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। 46,500 के ऊपर निकलेगा बैंक निफ्टी तो वहां पर भी बड़ी और मजबूती और नए जोन में पहुंचने की कोशिश करेगा, नया लाइफ हाई बनाएगा तो वहां और तेजी बनेगी। फिलहाल आज के लिए 46,175, 46,375 ऊपरी रेंज है, जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोचना चाहिए। सो ओवरऑल बुलिश व्यू है, तेजी का रुझान है, खरीदारी के मूड के साथ बने रहें। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। मजबूती बरकरार है लेकिन प्रॉफिट बुक करना है, ये बात आपको भूलनी नहीं है। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, 20,000 से 20,050 सहारा देने वाली बैंक निफ्टी के लिए है, 20,165 से 225 यहाँ पर आपको ऊपरी सिरा बनता हुआ आज निफ्टी का दिखाई देगा। 45,650 से 800 ये आज बैंक निफ्टी के लिए सहारा देने वाली बैंड होगी और अपर बैंड 46,175 से 375 पर स्ट्रेच होती दिख रही है। प्रॉफिट बुकिंग से ना चुके, डिप्स पे खरीदारी करनी है और सर क्लियरली मानते हैं कि 46,500 के पार नए रिकॉर्ड्स की और तैयारी बैंक निफ्टी कर सकता है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। वरुण पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए और कहाँ एक्शन है खबरों के दम पर? मॉर्निंग नेहा, तो महत्वपूर्ण ट्रिगर्स में सबसे पहले तो नतीजे हैं हाल ही की लिस्टेड कंपनी पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की, तो यहाँ पे आपको नजर रखना है। इसके अलावा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज 3 साल का जो लॉक इन पीरियड है वो आज खत्म होने वाला है। टेक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग फंड जुटाने पे बोर्ड की बैठक है। इसके अलावा फुट्री और सेंसेक्स का जो रीजिग है उसके चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2022-23 सीरीज 2 जो है
वो बंद हो जाएगी। इसके अलावा एक्स डेट है MCX की डिविडेंड की 19 रुपये 9 पैसे की। वहीं IPO का अपडेट दे देता हूँ। RR काबेल अगर आप देखेंगे तो डे 2 था, डे 3 आज है। इसका पूरा सब्सक्रिप्शन 1.4 टाइम्स है, रिटेल का 0.95 टाइम्स के आसपास सब्सक्रिप्शन है। सामही होटल्स करीब 7% ही भरा है और रिटेल का हिस्सा 34% भरा है। जैगल प्रीपेड टोटल सब्सक्रिप्शन 19% है, रिटेल का 88% है। इन दोनों का आज सेकेंड डे है IPO का। यात्रा ऑनलाइन आज से 20 तारीख तक IPO खुलने वाला है। प्राइस बैंड 135 से 142 रुपीज़ का है। इशू साइज 775 करोड़ का है। एंकर इन्वेस्टर से इन्होंने 349 करोड़ जुटा लिए हैं, जिसमें ICICI प्रू, मिरर एसेट म्यूचुअल फंड, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन ये तमाम शामिल है। इंडियन होटल्स इस कंपनी ने जर्मनी फ्रैंकफर्ट में अपनी जो पकड़ है वो बढ़ाई है। कॉन्टिनेंटल यूरोप में अब ये फोकस कर रही है और वहाँ पे एक होटल इन्होंने पीक साइट से खरीदा है। बेसिकली उसको रिफर्बिश करेंगे, ठीक ठाक करेंगे, मरम्मत करेंगे और 2025 तक इसको शुरू करने की योजना है। कुल 134 कमरे जो है इस होटल में होंगे। सियाराम सिल्क इन्होंने अपने बायबैक का प्राइस बढ़ा दिया है, 650 से बढ़ा के अब 720 रुपये कर दिया है बायबैक का प्राइस। 16.61 लाख शेयर्स पहले खरीदने वाले थे, अब ये 14.99 लाख शेयर्स खरीदेंगे। स्ट्राइड फार्मा US FDA से एक दवा के लिए इनको मंजूरी मिली है। इस दवा का US में मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो करीब 11,200 करोड़ के आसपास का है। सीक्वेंट साइंटिफिक बोर्ड से थाने में जो API फैसिलिटी है उसके काफ़ी सारे यूनिट्स बेचने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अबाउट इंडिया, गोवा सरकार ने इस कंपनी के जो गोवा में प्लांट है उसको बंद करने की चेतावनी दी है। फैसिलिटी में कंटामिनेशन रिस्क और सैनिटाइजेशन की दिक्कत के चलते मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी जो है कंपनी को मिली। आपको याद होगा अगस्त से इन्होंने इनका जो प्रोडक्ट है डाइजिन उसको रिकॉल करना शुरू कर दिया था दिक्कतों के चलते। भारत फोर्ज इस कंपनी और कल्याणी स्ट्रैटेजिक सिस्टम ने साथ मिलकर पैरामाउंट के साथ साझेदारी जो है उसको मजबूत करने की बात की है। ग्लोबल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो साथ मिलकर भारत में बड़े स्तर पर आर्म्ड व्हीकल बनाने की योजना है। और आखिरी में पटेल इंजीनियरिंग करीब 250 करोड़ रुपए के आसपास की सिंचाई परियोजना के तहत JV को L1 बिडर ये साबित हुए हैं। इसमें कंपनी का हिस्सा करीब 100 करोड़ के आसपास का होगा। मार्केट्स में वैसे तो बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है, लेकिन ये कुछ पॉकेट्स हैं, सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं जिन पर आपको खास फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको भरपूर कमाई का मौका मिल सकता है। ये तो बात हो गई आज के ट्रिगर्स और खबरों के दम पर एक्शन की, लेकिन एक महत्वपूर्ण एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसकी पूरी डिटेल है मेरे सहयोगी अरमान के पास। अरमान, गुड मॉर्निंग। क्या डिटेल है आपके पास, किससे रिलेटेड है, क्या फायदा होगा? देखिए, जो कंपनी है जिससे रिलेटेड है ये रिसर्च, वो है CDSL। ओके। अब यहाँ पर इनको जो है अच्छा खासा फायदा हो सकता है। अब उसका रीज़न क्या है? क्योंकि अगर आप देखें इनके सेगमेंट्स में तो इनको एक एनुअल इश्यूअर फीस जो है उससे इनको इनकम आती है और जो नए IPOs आते हैं उससे भी इनकम आती है। अब अगर आप एनुअल इश्यूअर की फीस देखें, लगातार अगर आप देखें जैसे Q1 FY22 से देखें तो वहां से लगातार ये आपको देखेंगे या तो स्टेबल रहती है या फिर बढ़ती है, मतलब कभी भी कम नहीं होती है। जैसे Q1 FY22 की बात करें तो वहां पर 28 करोड़ की इनकम थी। उसके बाद Q1 FY22 की बात करें या फिर 23, 22 के तीनों चारों क्वार्टर्स की बात करें वहां पर 29 करोड़ के आसपास ही थी। फिर बढ़कर 45 करोड़ हो गई, फिर पूरे साल आपको दिखेगा 45-47 करोड़ रही और अब जो अगर आप देखें Q1 FY24 में 63 करोड़ हो गई। तो एक तो एनुअल इश्यूअर इनकम जो है इनकी वो लगातार बढ़ती जाती है। दूसरा, अब एनुअल इश्यूअर इनकम आएगी किससे? जिससे जो इश्यू कर रहे हैं, मतलब जो कंपनीज हैं जो इनकी सर्विसेज ले रही हैं उनसे इनको इनकम आती है। तो वहां पर भी दिखेगा आपको लगातार जो है बढ़त आती हुई दिख रही है और यही सिमिलर डेटा हर क्वार्टर देन क्वार्टर आपको टोटल इश्यूअर्स का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहां पर भी बढ़ते हुए आया है। जो Q1 FY22 की बात करें जो 16,780 के आसपास था, वो Q1 FY23 की बात करें तो वहां पर 18,800 के आसपास हो गया। Q1 FY24 के एंड में जो डेटा आया था वो 20,760 के आसपास था और अभी तक 31 अगस्त तक का जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर डेटा दिया है वहां पर ये 21,000 को भी क्रॉस करता हुआ दिखा है। तो यहां पर ये वाली जो इनकम है, ये वाली इनकम या तो 63 करोड़ रहेगी जो ऑलरेडी बढ़ी हुई है और या इससे ज्यादा होने वाली है। उसी के साथ साथ एक दूसरा एंगल यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही जितने नए IPO आते हैं तो नए IPO से यहाँ पर ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि नए IPO की प्रोसेसिंग्स में CDSL की हेल्प लगती है, उससे इनकी इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें Q1 FY23 की बात करें, जब अगर आप देखें इनकी जो टोटल 10 IPO आए थे तो इनकी इनकम जो थी वो 14 करोड़ के आसपास की थी।
Q3 FY23 की बात करें, जहां पर 20 आईपीओ आए थे, तो कंपनी की इनकम 17 करोड़ हो गई थी। और अभी की अगर आप बात करें Q2 FY24 में ऑलरेडी अगर आप बात करें 22 जो है नए आईपीओ आ ही चुके हैं। तो जो पिछले क्वार्टर में उनकी सिर्फ आईपीओ से इनकम 10 करोड़ की थी, वो हो सकता है कि इनकम जो है वो 17 करोड़ या उससे भी ज्यादा आती हुई दिखे। तो इन दोनों कारणों के चलते CDSL हो सकता है कि बढ़िया जो है यहाँ पे मोमेंटम आता हुआ दिखे। तो ये एक स्टॉक है जिस पर खास नजर रहेगी, क्योंकि अरमान आपके लिए एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर आए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से दमदार स्ट्रेंथ की पूरी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान साहब जुड़ चुके हैं। श्रीकांत सर, मॉर्निंग। वैसे तो मैं ब्रॉडर मार्केट्स पे व्यू लेती, लेकिन अभी अभी आपने मेरे सहयोगी अरमान की एक्सक्लूसिव रिसर्च सुनी होगी CDSL पे कि किस तरह से नए रिटेल निवेशकों के नए अकाउंट खुल रहे हैं और नए नए आईपीओ आने से भी कारोबार में अच्छी ग्रोथ दिख रही है। सर, चार्ट्स पे CDSL ओवरऑल मैं आपसे व्यू जानना चाह रही थी कि CDSL में प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं। नेहा जी, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, बिल्कुल चार्ट में भी अगर आप देखें तो यही इंडिकेशन है कि इसमें और भी आने वाले दिनों में हमें बढ़त को देखने मिल सकती है। स्टॉक अभी 1323 1324 के करीब है, लेकिन अगर 3 या 4 दिन पहले का ही अगर प्राइस मूवमेंट देखें तो इस प्राइस मूवमेंट में कई बड़े वॉल्यूम के साथ इसमें अपवर्ड रैली होने जैसी हमें करंट चलना चाहिए। और अगर इस लेवल से अगर लॉन्ग करते हैं तो आने वाले दिनों में हमें टारगेट्स नजर आते हैं कम से कम 1550 से लेकर 1700 रुपए के। ये तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ, 1550 से 1750 जैसा टारगेट भी यहाँ पर दिख रहा है, मतलब पोजीशन होल्ड करनी है। अच्छा सर, इस मार्केट में आपको क्या पसंद आ रहा है सर? आपके बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगे? तो देखिए, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ब्रॉडर मार्केट में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो यहाँ पे हमें इंडियन होटल्स, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम लग रहा है। कल के दिन में एक अच्छा रिवर्सल फॉर्मेशन था, 423 के करीब की क्लोजिंग थी और पिछले दिनों जो रैली हुई थी उसका करेक्शन भी हो चुका है। तो ये स्टॉक जो है इंडियन होटल्स, वो 440 से लेकर 450 के लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करे, स्टॉप लॉस रखे 415 रुपए का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कुछ एक मेटल कंपनीज में मोमेंटम बन सकता है। तो करंट लेवल से टाटा स्टील में एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। कल के दिन में इसमें म्यूटेड एक्टिविटी थी, लेकिन ओवरऑल हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से एक बार 140 के लेवल से जा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पे 127 रुपए का। वेरी वेल, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ कहाँ रखनी है नजर। इंडियन होटल्स आज हमारे स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट में भी है, अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। 440 से 450 के टारगेट के लिए करे खरीदारी। और टाटा स्टील नजर यहाँ पर भी रखिए, 140 तक का टारगेट छूने का दमखम ये रखता है और 127 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। कमोडिटी बाजार की रणनीति समझते हैं। कुंवरजी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कच्चा तेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, 7,500 के पार कल बंद हुआ है हमारे मार्केट्स में। जरा बताइए आज क्या करना है? गुड मॉर्निंग। आज लग रहा है कि थोड़ा एक लैकलस्टर मूव होगा। हालांकि आज मेटल्स या कच्चा तेल मेजर फोकस अभी 7:30 बजे जो चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड रिटेल सेल्स आएंगे इसके ऊपर होगा। बट मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। हालांकि इतनी बढ़त के बाद मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट फ्यूचर अप्रोच ना करें, ऑप्शन से ट्रेड करें। 7500 का जो कॉल ऑप्शन है अक्टूबर एक्सपायरी का, वो 220 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते डाउन साइड 160 का। अपर साइड लग रहा है कि कॉल ऑप्शन में 320 तक के लेवल आने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि क्रूड में वैसे अभी वोलेटिलिटी होगी तो ऑप्शन से ट्रेड करें, बाइंग साइड का ट्रेड रहेगा। वेरी वेल। मेटल्स में क्या करना है, क्योंकि जिंक एक अपवाद साबित हुआ है। जहां मेटल्स में डायरेक्शनलेस मूव था, जिंक अब 1.5 महीने की ऊंचाई पर है। तो जरा बताइए जिंक और बाकी मेटल्स क्या व्यू बन रहा है? जब से चाइना ने जो कल स्टिमुलस के पार्ट में RRR कट किया तो इसका एक मेजर इम्पैक्ट कल सेकंड हाफ में बेस मेटल में देखने को मिला था। आज चाइना के अगर मैक्रो ठीक आ जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि मेटल के तेजी आगे और एक्सटेंड हो सकते हैं। जिंक का सितंबर कॉन्ट्रैक्ट 225 के करीब क्लोज हुआ था, बाय करें। 222 का स्टॉप लॉस, 230 का टारगेट रहेगा। वही एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि इसका शॉर्ट कवरिंग दिखना चाहिए। लगातार ये कमोडिटी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 201 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करें, 203 के करीब। अपर साइड मुझे लग रहा है 207 तक के लेवल आने चाहिए। तो जिंक एंड एल्यूमिनियम बेस मेटल पैक से आप बाय कर सकते हैं। एक चीज कंफर्म करिए, जिंक आपने कहा 230 का टारगेट? यस, 230 का। और एल्यूमिनियम 207? हाँ, यस। ओके ओके, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। जिंक का स्टॉप लॉस 222 का रहेगा,
टारगेट 230 का, एल्यूमिनियम में 201 के स्टॉप लॉस के साथ करे खरीदारी, 207 के अपसाइड टारगेट के लिए। वेरी वेल। अच्छा, बुलियन में क्या पसंद आ रहा है? सोना चांदी दोनों दबाव झेल रहे हैं, 3 से 4 हफ्ते के लोस पर है, क्या राय होगी? दोनों इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट में अपने सपोर्ट के करीब है। मुझे लग रहा है यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट को लेना है। गोल्ड के अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें, स्टॉप लॉस 58,100, टारगेट 59,000। एंड सिल्वर के दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें 70,400 के स्टॉप लॉस के साथ, टारगेट रहेगा 71,800। मुझे लग रहा है कि आज शॉर्ट कवरिंग के लिए ड्यू है। अच्छी रिकवरी आपको गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में जाते हुए दिख सकती है। ओके, गोल्ड का एक बार अपसाइड टारगेट रिपीट करेंगे? गोल्ड का टारगेट 59,000 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट। 59,000। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? 58,200। 58,200। ओके, और सिल्वर का भी एक बार स्ट्रैटेजी रिपीट कर दीजिए। हाँ, सिल्वर के जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ भी बाय करना है। आज शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। 71,800 के टारगेट के लिए बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70,500। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज दर्शकों के सामने रखने के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।